इसके बाद 8वां सिद्धांत है, प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग उभर कर आते हैं, जिसे उभाड़ चिकित्सा कहते हैं। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के ऊपर नकारात्मक टिप्पणी करने लग जाते हैं, जानकारी का अभाव होने के कारण। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में, जैसे अभी पहले चर्चा की गई थी, कि इस चिकित्सा में रोग के कारण को जड़ मूल से निकाला जाता है। घुटने में, अभी जैसे हमने पहले चर्चा की कि घुटने में दर्द है तो घुटने का इलाज नहीं किया जाएगा, घुटने में दर्द का मूल कारण क्या है उसको जड़ मूल से शरीर से निकाला जाएगा। अब उस कारण को निकालते समय कई बारी क्या होता है कि घुटने में दर्द था तो वो दर्द दूसरे घुटने में भी हो जाता है, कंधे में हो जाता है, या पूरे शरीर में हो जाता है। शरीर के ऊपर यदि दाने हो रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ माथे पे या हाथ पे दाने हैं, अब उसकी चिकित्सा करने पे क्या होता है, कई बारी दाने और ज़्यादा फैल जाते हैं या शरीर के अन्य अंगों पे भी हो जाते हैं, तो रोगी हड़बड़ा जाता है और इस चिकित्सा पद्धति को छोड़कर दूसरी तरफ भाग जाता है और उस चिकित्सक की या चिकित्सा पद्धति के प्रति नकारात्मक टिप्पणी करना आरंभ कर देता है। परंतु समझने वाली बात है कि इसमें रोग के कारण को बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने के लिए जो दबे हुए उसके लक्षण या प्रभाव हैं, कई बारी वह और ज़्यादा एकदम से बाहर आने लग जाते हैं। इसको ऐसा समझें कि जिस प्रकार से बोला जाता है, या हम देखते भी हैं कि दिया जब बुझ रहा होता है तो बुझने से पहले वो और जल्दी और ज़्यादा तेज़ उसकी लौ भड़क जाती है, या दिया बुझने से पहले अपनी पूरी तीव्र अवस्था में या पूर्ण अवस्था में आ जाता है और पहले से ज़्यादा रोशनी देने लगता है, फिर निर्माण उसको प्राप्त हो जाता है। अब ऐसे ही जब रोग शरीर के अंदर से बाहर निकाला जाता है तो वो पहले से और ज़्यादा फैल जाता है, जिससे रोगी हड़बड़ा जाता है या व्याकुल हो जाता है। परंतु उस समय भी आपको धैर्य बना के रखना है और अपने चिकित्सक के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि यह इसका सिद्धांत है और प्रकृति का भी यही नियम है कि यदि तो आपके शरीर से सफाई की जा रही है। इसको ऐसा समझें कि आपका कमरा है, कमरे के अंदर आपकी टेबल के ऊपर, मेज़ के ऊपर बहुत मिट्टी है, आपके फर्श के ऊपर भी मिट्टी है। अब उसको आप साफ़ करते हैं, साफ़ करने के लिए आप झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू जब लगाते हैं तो क्या होता है कि वो मिट्टी अभी तो जमी हुई थी, झाड़ू लगाने पे वो मिट्टी ऊपर हवा में उड़ने लग जाती है और आपके पूरे कमरे में धूल हो जाती है। तो अब इसको आप क्या समझेंगे कि झाड़ू लगा के कमरे की सफाई की जा रही है या कमरे को गंदा किया जा रहा है? तो सफाई करने के लिए क्या होता है कि जब झाड़ू लगा रहे हैं तो वो मिट्टी या धूल के कण हवा में उड़ने लगते हैं और फैलते हुए दिखते हैं, फिर उसके बाद में अच्छी तरीके से पूरा कमरा साफ़ हो जाता है। तो इसी प्रकार से या आपको अपने कमरे की सफाई करनी है तो आप जिस प्रकार से पीछे पुस्तकें हैं, अभी यदि इसको साफ़ करना है तो इन सब पुस्तकों को उतार के नीचे लेके आना पड़ेगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि इस कमरे को हमने और ज़्यादा फैला दिया या इसकी सफाई की ही ये प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार से यदि कोई रोग शरीर में पहले से ज़्यादा फैल जाए प्राकृतिक चिकित्सा कराते हुए, तो वह उसी प्रक्रिया का एक अंग है। आपको किसी भी चीज़ की सफाई करनी है, आपका एक बैग है, बैग के अंदर बहुत सारी आपकी वस्तुएं हैं। अब आपको उस बैग की सफाई करनी है तो आप उसको पहले खाली करते हैं और पूरे जगह पे वो सामान फैल जाता है, क्योंकि वो उसी की प्रक्रिया है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। यह 2-3 उदाहरण केवल आपको समझाने के लिए दिए कि शरीर में यदि चिकित्सा की जा रही है तो रोग पहले से और ज़्यादा भड़क जाता है या उभड़ के बाहर आता है, तो उसी को उभाड़ चिकित्सा कहते हैं और यह प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का एक अंग है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 9वां सिद्धांत है, मन, शरीर और आत्मा तीनों की ही चिकित्सा की जाती है। यह बहुत ही विशेष गुण है केवल प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में और आयुर्वेद में भी। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में विशेष रूप से, क्योंकि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में आप चिकित्सक के पास जाएं, आपको वह औषधि दे देंगे, आप औषधि खाएं, ठीक हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो दोबारा जाइए, औषधि लीजिए और स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाइए। इसमें क्या होता है कि प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव आता है। यदि तो सांसों की कोई समस्या है तो जैसा कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में जो 5 तत्वों से चिकित्सा की जाती है, उसमें
वायु चिकित्सा है। वायु चिकित्सा प्राणायाम उसका एक अंग है। तो प्राणायाम के माध्यम से चिकित्सा की जाती है, उसको चिकित्सा का अंग माना गया है। तो क्या बोला जाता है कि आप बाग बगीचे में हरियाली वाले स्थान पर जाकर प्राणायाम कीजिए, लंबे सांस भरिए। तो हरियाली पेड़ पौधों के आसपास में जाएंगे आप तो आपको दिखेगा, आप समझ पाएंगे, आप जागरूक हो पाएंगे, आपको बोध होगा कि यह जो सांसें मैं ले पा रहा हूँ, जो मेरे शरीर में चिकित्सा का कार्य कर रही है और मेरे जीवन ज्योति को बढ़ा रही है, ये वायु या प्राण वायु मेरे को कहाँ से मिल रही है? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों के प्रति सकारात्मक भाव, एक नया दृष्टिकोण आपको मिलेगा उसको देखने का, और उसके प्रति आप समर्पण भाव आपके अंदर पैदा होगा। ऐसे ही जल चिकित्सा, जल को औषधि बोला गया है। तो जल को जब आप देखेंगे तो जल के प्रति समर्पण का भाव आएगा, प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव आएगा। ऐसे ही जितने भी तत्व हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में पंच तत्वों से, जिन तत्वों से शरीर और सृष्टि बनी है, उन्हीं तत्वों से चिकित्सा की जाती है, या उसी को प्रकृति कहें, या प्रकृति को ही पंच तत्व कहें, या ये कहें कि पंच तत्वों से या प्रकृति से ही चिकित्सा होती है। तो इस चिकित्सा पद्धति में प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव आपके अंदर पैदा होता है। प्रकृति को देखने का, प्रकृति के नज़दीक आने का एक नया दृष्टिकोण आपको मिलता है, जिसका प्रभाव केवल शारीरिक स्तर पर ना पड़ के मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर, विचारों में भी पड़ता है, जिससे आपकी वाणी में, आपके विचारों में, आपके सोचने में, आपके कर्मों में, आपकी वाणी में और अन्य सभी क्रियाओं में या गतिविधियों में एक सकारात्मकता आती है। आपके जीवन चरित्र का सकारात्मक रूप से निर्माण होता है और सकारात्मक ऑरा एक व्यक्ति का बनता है। तो इसीलिए इस चिकित्सा पद्धति में शरीर के साथ साथ मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा की जाती है, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कराया जाता है। 10वां और अंतिम सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में उत्तेजक औषधियों का कोई भी स्थान नहीं है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में कई प्रकार की उत्तेजक दवाइयों का सेवन कराया जाता है, औषधियों का सेवन कराया जाता है, बेशक वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो। ऐसा नहीं है कि उत्तेजक या हानिकारक या जहरीली दवाइयाँ या औषधियाँ बोली जा रही हैं तो उसके लिए एलोपैथी की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग समझते हैं कि जहरीली दवाएं मतलब एलोपैथिक, परंतु ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में भी कई प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं जो शरीर के अंदर विष का कार्य करती हैं, परंतु यदि उसका ज़्यादा सेवन किया जाए तो शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु उसको औषधि के रूप में, क्योंकि उस पद्धति, हर एक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत अलग अलग हैं। यदि यहाँ पे इसके गुणों का बखान किया जा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आयुर्वेद, एलोपैथी या और किसी चिकित्सा पद्धति की नकारात्मक टिप्पणी की जा रही है या उसकी बुराई की जा रही है, या ऐसा बोला जा रहा है कि आप उसकी तरफ ना जाएं। क्योंकि वर्तमान समय में यदि आपको कोई कष्ट इमरजेंसी में आ गया है, आपको हार्ट अटैक आ गया है या आपको एकदम से कोई और समस्या आ गई है, तो अब आप प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की शरण में आ नहीं सकते हैं, आपको तुरंत भागना पड़ेगा एलोपैथी में। यदि आपके सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और एलोपैथी और हार्ट अटैक आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को आया तो अब आपकी तुरंत ऑपरेट कर दिया जाए या आपको कोई चिकित्सा की जाए। तो यह है, तो प्राणों के ऊपर संकट जब बना आएगा तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा एलोपैथी में। तो यहाँ पे किसी भी चिकित्सा पद्धति की नकारात्मक टिप्पणी नहीं की जा रही है यदि इसके गुणों का बखान किया जा रहा है, तो केवल यहाँ पे इसके जो सिद्धांत है उसकी चर्चा की जा रही है कि इसमें किस प्रकार की चिकित्सा की जाती है और दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ जिस रूपरेखा पे कार्य करती हैं वह इसमें क्यों नहीं करती। इसके सिद्धांत अलग हैं और उस चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत अलग हैं। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि मेरी बात को सुनकर या मेरे द्वारा जो उदाहरण दिए जा रहे हैं उनको सुनकर और इन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के 10 सिद्धांतों को सुनकर किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति को आप जज ना करें या उसके हीन भावना से ना देखें, क्योंकि सभी चिकित्सा पद्धतियाँ अपने स्थान पर पूर्ण हैं। और आज वर्तमान समय में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से ज़्यादा
एलोपैथी की ही आपको ज़रूरत पड़ेगी, यदि तो आपके प्राणों के ऊपर इमरजेंसी कोई संकट आ पड़ा है तो इसीलिए हर चीज़ अपनी जगह पे पूर्ण है। जहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वहाँ पे उसका इस्तेमाल करें, जहाँ पे एलोपैथी का इस्तेमाल करना हो वहाँ पे एलोपैथी का इस्तेमाल करें। हर चीज़ अपनी जगह पे पूर्ण है। 10वां जो सिद्धांत की हम चर्चा कर रहे थे, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में उत्तेजक औषधियों का कोई भी स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आवश्यकता ही नहीं है। पहले के सिद्धांतों का उदाहरण लें तो पहली बात तो प्रकृति खुद ही चिकित्सक है, दूसरा इसमें पंच तत्वों से ही चिकित्सा की जाती है, और कारण जब भी बता दिया कि सभी रोगों का कारण एक ही कारण है कि शरीर के अंदर विजातीय तत्वों का जमा हो जाना, तो विभिन्न मार्गों से आकाश चिकित्सा से, उपवास के माध्यम से विजातीय तत्व निकाल दिए जाते हैं, जल चिकित्सा से, वायु चिकित्सा से, अग्नि चिकित्सा से। शरीर में किसी पोषक तत्वों की कमी है तो पृथ्वी चिकित्सा से उसको पूरा कर दिया जाता है। इस सिद्धांत के ऊपर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आधारित है। इसीलिए इस पद्धति में उत्तेजक दवाइयाँ देने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि यह पद्धति कह रही है कि कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिन मूल तत्वों से शरीर बना है उन्हीं तत्वों से इसकी चिकित्सा भी हो जाएगी। और प्रकृति के यदि नियमों का पहले ही पालन करेंगे तो अव्वल तो रोग उत्पन्न नहीं होंगे, और उत्पन्न होंगे तो प्राणघातक नहीं होंगे, और बहुत कष्ट शरीर को नहीं देंगे, और उत्पन्न होंगे तो उनकी चिकित्सा भी बहुत सहज और सरल रूप से कर दी जाएगी। तो इसीलिए इस पद्धति में औषधियों का कोई भी स्थान नहीं है। तो यह थे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के 10 मूलभूत सिद्धांत, जिसके आधार पर किसी भी रोगी की चिकित्सा की जाती है।